हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का किसी भी स्किल या सेमी स्किल वर्कर को नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये प्रीवियस वीडियो जो वर्नियर कैलिपर का था उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी में चेक करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट माइक्रोमीटर के बारे में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह सिर्फ जो टूल्स है, मेजरिंग टूल्स है, यह प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और ये फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिकल, पॉलिटेक्निक के सभी ब्रांचों के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के ब्रांचों के लिए भी ये अत्यंत आवश्यक है कि उसको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे किसी जॉब की रीडिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर। जैसा कि आप जानते ही, मेरा नाम उज्ज्वल भौमिक, ट्रेनिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट ITI छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, लीस्ट काउंट एंड रेंज, उसकी रीडिंग और टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स के ही माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। 1848 में जॉन वार्मर करके एक फ्रांस के व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। इसके द्वारा हम किसी भी बाहरी माप को मेज़रमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी 0.01 mm है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब के एक्सटर्नल डायमेंशंस को, किसी फ्लैट है तो उसकी थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं, मगर याद रखना है कि हमें फिनिश जॉब पे इसको इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा तो एक ही वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी जॉब की आंतरिक, बाहरी और उसकी डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमें माइक्रोमीटर यूज़ करना है तो हमें अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हमें बाहरी माप लेना है तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की। अब हम देखते हैं इसके मुख्य मुख्य पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ पर आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो C आकार का एक पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं फ्रेम। फ्रेम के लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं एक एनविल है। एनविल का जो बाहरी हिस्सा होता है, मेजरिंग सरफेस होता है, वो कार्बाइड से बनाया जाता है। इसी के साथ ये आप एनविल के साइड में देख रहे हैं एक स्पिंडल है। इसका भी सामने का हिस्सा जो है वो कार्बाइड होता है। फिर उसके साइड में लगा हुआ एक लॉक नट है जो कि मेजर्स को लॉक करता है। लॉक नट के साइड में आप देख रहे हैं एक स्लीव है। स्लीव अंदर से खोखला होता है जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर उसके साथ में एक थिम्बल लगा होता है और सबसे आखिरी में एक रैचेट स्टॉप लगा होता है। इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके मेन पार्ट्स को। ये है फ्रेम, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये एक C आकार का होता है और इसके लेफ्ट साइड में एनविल लगा होता है। ये जो फ्रेम होता है ये एनवायर स्टील, कास्ट आयरन या फोर्ज स्टील का बना होता है। इस पर माइक्रोमीटर का साइज़ और अल्पतमांक लिखा होता है और किसी किसी माइक्रोमीटर में कंपनी का नाम भी लिखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट एनविल है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि जो मेजरिंग सरफेस का 0 पॉइंट है उसे एनविल के नाम से जाना जाता है। फ्रेम के एक सिरे पर एनविल लगी होती है। यह भी एनवायर स्टील की बनी होती है और इसके फेस पे कार्बाइड के बने होते हैं ताकि यह यूज़ करते करते घिसे ना और मेज़रमेंट जो है वो सही तरीके से लंबे समय तक ले सके। इसके ऊपर हम जॉब को रखकर उसका माप लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्पिंडल। स्पिंडल एनवायर स्टील का बना होता है। इसमें भी जो मापने वाली सतह होती है, जो कांटेक्ट सरफेस होती है, वो कार्बाइड की बनी होती है
और इसके ऊपर एक्सटर्नल चूड़ियाँ कटी होती है। आइए हम अब अगला पार्ट देखते हैं, स्लीव, हब या बैरल। ये तीनों ही नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये स्लीव है जो कि अंदर से खोखला होता है और इस पे एक डेटम लाइन लगी होती है। डेटम लाइन के ऊपर 1-1 mm के अंतराल पर आपके मेज़रमेंट होते हैं और डेटम लाइन के नीचे जो होता है 1/2 mm के डिस्टेंस पर मेज़रमेंट होती है। इसके अंदर जो है इंटरनल थ्रेड्स कटी होती है और स्लीव पर जो है 25 mm की डिस्टेंस को 1-1 mm और डेटम लाइन के बिलो में 1/2 mm के इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं जो कि है थिम्बल। थिम्बल जो है वो स्लीव के ऊपर रोटरी मोशंस में घूमता है और जब ये थिम्बल मूव करता है तो ये स्पिंडल को आगे या पीछे घुमाता है। यहाँ पर जो रोटरी मोशन है वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट होके स्पिंडल को आगे या पीछे चलाती है। इसके जो पूरे परिधि होती है, जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है, उसको 50 बराबर भागों में बांटा गया है और इसका बाहरी भाग जैसा कि आप देख पा रहे हैं नर्लिंग किया हुआ होता है, जिसकी सहायता से इसको यूज़ करने में हमें बहुत सहायता होती है। आइए हम अब अगला पार्ट्स लॉक नट को देखते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक लॉक नट है। माइक्रोमीटर द्वारा लिए गए माप को स्थिर रखने के लिए, ताकि वो जब हम चेक करें उसे तो वो गलत रीडिंग ना हो, इसके लिए लॉक नट से उसको लॉक कर देते हैं स्पिंडल को। किसी किसी माइक्रोमीटर में एक नर्लिंग एरिया होता है, नर्लिंग पोर्शन होता है, इसको घुमाकर हम उसको नट की तरह टाइट करते हैं। यह स्पिंडल को लॉक कर देता है और मेजरमेंट लेने में एक्यूरेसी बनाए रखता है। अगला पार्ट से रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, क्योंकि प्रत्येक ह्यूमन बीइंग का अपना अपना पावर होता है और उस पावर के कारण अगर मैं किसी जॉब को मेज़रमेंट कर रहा हूँ और अदर पर्सन किसी जॉब को मेज़रमेंट कर रहा है तो उसमें कोई एरर ना आए, इसके लिए रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। रैचेट स्टॉप अगर ना हो तो उसे अनसेफ माइक्रोमीटर भी कहते हैं। यह थिम्बल के बाहरी हिस्से पर लगा होता है और शुद्ध माप के लिए रैचेट स्टॉप का होना अत्यंत आवश्यक है। जब रैचेट को गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से चिटचिटाहट की आवाज़ आती है। इससे हमें समझ जाना चाहिए कि अब हमारी रीडिंग पूरी हो गई है, वो कॉन्टैक्ट सरफेस कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है माइक्रोमीटर, उसे देखते हैं। तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड अगर है तो वो अगर हम इसे एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो वो अपने पिच के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। ये मैं भी एक पेन को घुमा रहा हूँ तो ये जितना घूमेगा एक चक्कर में वो उसकी पिच के बराबर डिस्टेंस को कवर करता है। तो जब नट को स्थिर रखकर बोल्ट को एक चक्कर घुमाते हैं तो वह अपने पिच के बराबर दूरी तय करता है और माइक्रोमीटर में 0.5 mm की पिच होती है। तो जब स्पिंडल एक चक्र पूरा घूमता है तो वह पिच के बराबर यानी कि 0.5 mm आगे बढ़ता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 mm की दूरी को 0.5 mm पिच की चूड़ी काटी जाती है और जब स्पिंडल एक चक्र आगे चलता है तो वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जब थिम्बल का बेबल वाला हिस्सा जो 50 पूरे हिस्से अगर एक पूरा चक्कर घूमेंगे तो 50 पार्ट्स आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार एक भाग का मान जो होगा वो 0.01 mm होगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इस माइक्रोमीटर के स्पिंडल के बाहर और स्लीव के अंदर 25 mm की जो डिस्टेंस है उसमें आधा mm पिच की चूड़ी कटी होती है और थिम्बल को 50 एक समान भागों में बांट दिया जाता है। थिम्बल का एक पूरा चक्कर घुमाने पर स्पिंडल जो है
वो आधा mm की दूरी तय करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो एक चक्कर जब वो पूरा घूमता है तो थिम्बल के 50 भाग का मान जो होता है वो होता है 0.5 mm। तो हम साधारण झपकी से भी जमा के निकाल सकते हैं कि 50 भाग का मान 0.5 mm है, तो एक भाग का मान कितना होगा। तो आधा mm डिवाइडेड बाय 50, फिर 50 को हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होके वो 1/50 mm हो जाएगा। इस प्रकार से 1/100 उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी जो कि mm में होगी। और जब हम 1 में 100 का भाग देंगे तो वो 0.01 mm होगा। तो इस प्रकार एक माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। इसकी रेंज हमें मालूम है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 150 mm, 200 mm, 250 mm का होता है, मगर माइक्रोमीटर जो होता है वो 25-25 mm के रेंज में ही पाया जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 mm से 75 mm होती है। ये एक बॉक्स है। अगर इस पे दो अलग अलग डायमीटर हैं, सपोज ऊपर वाला 22 mm है और नीचे वाला 32 mm है, तो हमें इसके लिए दो अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। एक पड़ेगी 0 से 25 mm की और दूसरी पड़ेगी 25 से 50 mm की। तो इस प्रकार से ये 25 mm के रेंज पर प्राप्त होता है या हमें मार्केट में मिलता है। हमें जितने अलग अलग डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग डायमेंशन के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेना है इसकी। हम एक रीडिंग लेने से पहले इसे ज़रूर चेक करें कि इसमें किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। अगर पॉजिटिव एरर है तो उसे टोटल रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव एरर है तो उसे टोटल रीडिंग में हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद बच्चों को समझाने के लिए एक सबसे साधारण तरीके से निकाला है कि जिसमें हमारे जितने मेन स्केल की रीडिंग आई है, मेन स्केल के जितने डिवीज़न बाहर निकले हैं, उसको हम 1 mm से मल्टीप्लाई कर दें और फिर देखें कि जैसे 6 निकला मान लीजिए, तो 6 × 1 6 mm उसकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि उसका कोई सब डिवीज़न बाहर आया है क्या। अगर एक सब डिवीज़न बाहर आया है तो हम उस 1 को मल्टीप्लाई करें 0.5 mm से, तो उसकी टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.5 mm। और अगर कोई पार्ट्स नहीं आया है तो 0 × 0.5 करेंगे तो 0 mm आएगी। फिर थिम्बल के कौन सा भाग उसमें डेटम लाइन में मैच कर रहा है उसे देख लें और उसे मल्टीप्लाई करें 0.01 mm से। इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से रीडिंग लेके इन तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगी। आइए हम देखते हैं फिगर। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेन स्केल के रीडिंग्स है वहाँ पर 1, 2 और 3 लाइंस बाहर आ चुकी है। मतलब मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 3 mm, 3 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे जो हाफ डिवीज़न निकले हुए हैं उस पर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 के बाद एक हाफ डिवीज़न बाहर निकला हुआ है। इसका मतलब उसकी जो सब डिवीज़न की रीडिंग है वो 0.5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे ध्यान से देखने वाली बात है जो है बेवल की रीडिंग। वहाँ पर हम देखेंगे जो थिम्बल डिवीज़न कौन सा वाला मिल रहा है। एक तरफ 5 लिखा हुआ और ऊपर 10 है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जैसे कि अभी 6th लाइन मिल रही है मगर स्टूडेंट इसको 14th लाइन काउंट कर लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये ध्यान से देखिए कि 5 किस तरफ है, नीचे कौन सी संख्या है और ऊपर कौन सी संख्या है। तो हम 5 से 10 की ओर जाएंगे, ना कि 10 से 5 की ओर आएंगे। तो इस प्रकार ये बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है क्योंकि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं। तो देखते हैं कि टोटल रीडिंग किस प्रकार से आ रही है। तो हमारे पास 3 मेन डिवीज़न निकले हैं, 1 सब डिवीज़न निकले हैं और 6 थिम्बल डिवीज़न है। तो 6 जो थिम्बल डिवीज़न है उसको कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 3 × 1 mm = 3.00 mm होगी। सब डिवीज़न क्योंकि एक निकला था इसलिए 0.5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 mm होगी। थिम्बल डिवीज़न क्योंकि 6 निकले थे तो 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm से, और इस प्रकार उसकी टोटल रीडिंग जो होगी 3.56 mm होगी।
मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्पष्ट हो गया होगा कि अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं आप। यहाँ पर फिगर को जब ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 मेन डिवीजन बाहर आ चुके हैं, मतलब एक mm का एक डिवीजन का मान है तो 7 इंटू 1 mm इक्वल टू 7 mm हो गया आपका। फिर सब डिवीजन पे आप ध्यान देंगे तो 7 के बाद एक सब डिवीजन दिख रहा है। अगर ये सब डिवीजन नहीं दिखता तो हम 0 इंटू 0.5 mm करते और उसकी वैल्यू 0.00 mm होती, मगर एक सब डिवीजन दिख रहा है इसलिए उसका मान जो है 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.50 mm होगी। अब फिर से कि हम थिम्बल डिवीजन की बात करते हैं। अब फिर वही बात कि नीचे 35 है, ऊपर 40 है, देन आफ्टर 45 है, तो आपको 35 से जब काउंट करेंगे आप तो 36, 37, 38 लाइन मिल रही है, ना कि ये 42 लाइन है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है। तो ये 38 लाइन जो है 35, 36, 37, 38, तो 38 लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 mm से और इसकी टोटल रीडिंग हो जाएगी 0.38 mm और जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल रीडिंग आएगी आपकी 7.88 mm। तो इस माइक्रोमीटर में इस समय जो रीडिंग है वो 7.88 mm की रीडिंग है। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोमीटर। ये एक इनसाइड माइक्रोमीटर है। वैसे तो इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, ये 25 से लेकर 120 mm तक, 170 mm तक अलग अलग सेट में आता है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो है एक हैंडल है जहाँ पे आपका कर्सर देख पा रहे हैं, ये आपका स्पेसिंग कॉलर है, फिर ये एक्सटेंशन रॉड है, ये आपका मेन यूनिट्स है जो माइक्रोमीटर का रीडिंग लेता है और ये 25 mm का होता है इसका। अगर ये सिम अभी लगा हुआ है तो 25 mm है और ये जितना ओपन होता जाएगा तो 25 से 50 की ओर जाएगा और इसी प्रकार से एक्सटेंशन रॉड की सहायता से हम अलग अलग मेजरमेंट लेते हैं। एक और इनसाइड माइक्रोमीटर हम देखते हैं। ये बहुत कुछ देखने में तो वर्नियर कैलिपर के जैसा है, मगर इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। पार्ट्स इसके लगभग सिमिलर ही हैं। आप देख रहे हैं इसमें कार्बाइड जॉ है, फिर स्लीव्स हैं, थिम्बल हैं, रैचेट स्टॉप है, स्पिंडल है, लॉकिंग नट है और इसकी सहायता से हम 25 mm के किसी भी आंतरिक व्यास को या आंतरिक जो स्लॉट है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला जो है वो है डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी आंतरिक गहराई को नापने के लिए, किसी स्लॉट के डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए, या कोई आपका होल है उसको देखने के लिए। जैसे एक पेन का केप है आप देख पा रहे हैं, इसको मुझे कितना डेप्थ है अंदर उसकी सहायता से मेज़र करना है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप मेजरिंग रॉड जो दिख रही है आपको, ये मेजरिंग रॉड आपको जैसे आप इसको घुमाते हैं थिम्बल को तो नीचे जाती है और उसकी सहायता से इसकी रीडिंग लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ये है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर का इस्तेमाल जो है वो किसी भी खोखले पाइप का जो थिकनेस होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्लैंज माइक्रोमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके स्पिंडल और एनविल में एक फ्लैंज लगा है और ये गियर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब हमें गियर मेजरमेंट करना होता है तो फ्लैंज माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये है आपका शीट माइक्रोमीटर। पतली सीटों को, जो बहुत पतली सीटें होती हैं, उनकी मोटाई नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका जैसे हमें मालूम है कि चूड़ियों का इंजीनियरिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो किसी भी थ्रेड के मेजरमेंट करने के लिए हम इस स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एनविल और स्पिंडल को जो मेजरमेंट वाला पार्ट होता है वो थ्रेड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर मीट्रिक थ्रेड लेना है तो 60 डिग्री का स्पिंडल का नोज होगा और जो एनविल होगा वो वी शेप का होगा, जिसकी सहायता से हम किसी थ्रेड को मेजरमेंट कर पाते हैं। अगर हमें ब्रिटिश प्रणाली का लेना है तो उसके हिसाब से स्पिंडल का जो एंगल्स है वो चेंज हो जाएंगे और एनविल भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत
इजीली थ्रेड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। देन एक वर्नियर माइक्रोमीटर है। ये वर्नियर माइक्रोमीटर मतलब साधारण माइक्रोमीटर से भी अति सूक्ष्मता में मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट। इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 1 माइक्रोन्स होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 mm के 1,000वें हिस्से को 1 माइक्रोन कहते हैं। तो इसमें एक वर्नियर स्केल का एडिशनल पोर्शन होता है जो कि 0 से लेकर 9 इक्वल डिस्टेंस पर लाइंस होती हैं। टोटल 10 लाइंस होती हैं और बाकी सब वैसे ही होता है। डेटम लाइन होती है, मेन स्केल होता है, सब डिविजन्स होते हैं, थिम्बल डिवीजन होते हैं। मगर जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है 0.001 से मल्टीप्लाई करके हम उसका रीडिंग जो है 1 माइक्रोन की शुद्धता में लेते हैं। वन ऑफ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आधुनिक समय पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक डिजिटल माइक्रोमीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक स्क्रीन लगी हुई है। यह रीडिंग लेने में बहुत ही इजी होता है और हमें जो भी रीडिंग लेना होता है वो सारी रीडिंग इसमें डिस्प्ले हो जाती है। इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे जो माइक्रोमीटर फिगर में दिखा रहा है वो 0.001 mm यानी कि 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में ये मेजरमेंट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोमीटर आते हैं कि एक ही माइक्रोमीटर आपका ब्रिटिश प्रणाली का भी रीडिंग ले सकता है और मीट्रिक प्रणाली का भी रीडिंग ले सकता है। उसमें जो नीचे बटन्स दिख रही है जो वाइट कलर की इसमें शो हो रही है उसमें आप जैसे ही दबाएंगे तो एक बार वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रिटिश प्रणाली पे और फिर उसी को अगर आप मीट्रिक प्रणाली में लेना चाहते हैं तो उस बटन को फिर से की प्रेस करेंगे तो मीट्रिक प्रणाली पे रीडिंग ले लेगा। इसका सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इसमें एरर होने की जो गुंजाइश है या संभावना है वो लगभग ना के बराबर हो जाएगी और इसे एक सेमी स्केल भी बहुत इजीली यूज़ कर पाता है। नहीं तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमेशा एक स्किल वर्कर की जरूर पड़ती है जिससे कि उसका अच्छे से नॉलेज हो। तो आज आपने माइक्रोमीटर के बारे में देखा, उसके पार्ट्स, किस सिद्धांत पे काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उज्ज्वल भौमिक का यूबी ट्यूटोरियल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।